स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। लास्ट क्लास हमने सीखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी किसी भी सोर्स से रेडिएशन इमिट होता है तो रेडिएशन कंटिन्यूअसली इमिट होता है और वेव के फॉर्म में इमिट होता है। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ लिमिटेशन थे। वो लिमिटेशंस क्या थे? तो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन etc, बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उससे कुछ फिनोमेना लाइट के एक्सप्लेन होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अब हो सकता है आप लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ना जानते हो, तो इनके बारे में आप फिजिक्स में सीखेंगे बहुत डिटेल में कि इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से लाइट के कुछ फिनोमेना जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो बहुत आसानी से एक्सप्लेन हो जा रहे थे, लेकिन कुछ फिनोमेना थे जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी। वो फिनोमेना कौन कौन से थे? The phenomena of black body radiation, the photoelectric effect, the variation of heat capacity of solids as a function of temperature, the line spectra of atoms with special reference to hydrogen। ये चार ऐसे फिनोमेना हैं जो एक्सप्लेन नहीं होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। इनमें से शुरुआत के दो को हम बहुत डिटेल में हम सीखेंगे, उसके बाद के दोनों के बारे में हमें केवल लर्न करना है। आगे देखते हैं। These phenomena could be explained only if electromagnetic wave are supposed to have particle nature। तो ये जो चारों के चारों फिनोमेना है तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम सपोज करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं या फिर जो रेडिएशन होता है उसका कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर के बेस पर हम इन फिनोमेनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों फिनोमेनों को डिटेल में सीखेंगे। अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ब्लैक बॉडी होती क्या है। कोई सी भी ऐसी बॉडी या कोई सी भी ऐसा स्पीसीज या सब्सटेंस जो सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर सके और सारे फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर सके, उस बॉडी को बोलेंगे हम ब्लैक बॉडी। ठीक, अब देखते हैं। इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, तो ये डिफाइन किया ब्लैक बॉडी क्या है, विच इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, दैट इज विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसा बॉडी जो सारे फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर सके और सारे फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर सके, उस बॉडी को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी। द रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सपोज कर रहे थे कोई सी भी बॉडी क्या ब्लैक बॉडी है और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो उससे जो रेडिएशन इमिट होगा उसे बोलेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखते हैं। अच्छा, कुछ टर्म समझना पड़ेंगे बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस यदि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, जैसे सपोज करो हमने एक बहुत हीटेड आयरन बॉल रखी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट, इंटेंसिटी का रेडिएशन बाहर निकल रहा है। और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, हमने उस वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है, हमने वेव की इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, हमने वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। ठीक, देखते हैं। इफ एनी सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट Eg, एग्जांपल लिया हमने, an iron bar is heated, it first becomes red, then yellow and finally begins to glow with white and then blue light। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआत में जब हमने आयरन बार को हीट किया तो वो क्या था, रेड था, फिर क्या हुआ, येलो हुआ, फिर क्या हुआ, व्हाइट हुआ, फिर क्या हुआ,
ब्लू हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमें पता है क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा है कि जो रेड कलर है, रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी था या जो आयरन बार था उससे जो रेडिएशन इमिट हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी पहले कम थी, बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। अब देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअसली इमिट होती है और कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। Hence, the energy of any electromagnetic radiation is proportional to its intensity. तो जो भी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यदि एनर्जी बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड जानते हैं बेटा, क्रेस्ट का हाइट है या ट्रफ का डेप्थ। That is square of amplitude and is independent of its frequency or wavelength। तो यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, लाइट की एनर्जी बढ़ गई, और लाइट की एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जब भी किसी भी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी रिलीज होना बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटेंसिटी बढ़ गया है। उसका मतलब ये कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हुआ। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन कैसे नहीं कर सकता। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द रेडिएशन emitted by the body being heated should have the same color although its intensity may vary as the heating is continued। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते रहेंगे तो उसका एनर्जी बढ़ता रहेगा, तो उससे जो एनर्जी इमिट हो रहा है वो एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी इंक्रीज होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना, ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होना। तो जब हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन उससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कलर सेम रहना चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट पहले इमिट हो रहा था सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट अभी भी इमिट होना चाहिए। लेकिन डेली प्रैक्टिस में, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा क्या कि जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो पहले उससे जो लाइट निकलता है वो रेड कलर का निकलता है, फिर येलो कलर का, फिर व्हाइट कलर का, फिर ब्लू कलर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट इमिट हो रहा उस लाइट का फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रहा। तो इस फिनोमेना को अब हम ब्लैक बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना, ना कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना। इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज होना चाहिए था, जिससे कलर चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कलर चेंज हो गया। However, the change of color shows that on heating, the frequency of the radiation emitted is increasing। लेकिन जो कलर चेंज हो रहा तो उससे क्या पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है और फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज क्या होना चाहिए था, एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में।